हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम कर रहे हैं आपके साथ आपके रिवीजन के टाइम में। हम 10th आईसीएसई और 12th आईएससी बोर्ड्स के बच्चों को टारगेट करके उनके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कोर्स जनरेट कर रहे हैं और आप अगर हमें फॉलो करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत बेनिफिट होगा। मॉडर्न फिजिक्स चल रही है और अब जो काम है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का होने वाला है। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अटक गया थोड़ा सा, 1 सेकंड का टाइम देंगे तो काम हो जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आज पढ़ेंगे। आज के एजेंडा में 2 चीजें हैं, एक है थॉमसन्स मॉडल और दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन साहब ने क्या मॉडल दिया और क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इसके बाद रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था और उनका क्या इसका इंटरप्रिटेशन था, जिससे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बोला जाता है। तो शुरुआत जो है वो सीआरटी एक्सपेरिमेंट से करते हैं। सीआरटी एक्सपेरिमेंट का मतलब एक एक्सपेरिमेंट है जिसे सीआरटी एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली गई, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ध्यान देना बेटा। ये जो एक्सपेरिमेंट हम बता रहे हैं आपको कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये इस रेफरेंस में बताई जा रही है कि थॉमसन साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। पर सेम एक्सपेरिमेंट आप अगर गो थ्रू करें किताबों को तो पता चलेगा इनसे बहुत पहले विलियम क्रुक और इनसे और बहुत पहले माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स का एजेंडा है कि एक आपके पास ट्यूब है जिसमें किसी पर्टिकुलर नेचर की कोई गैस, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एक्सेट्रा, कोई भी एक गैस भर दी गई और गैस को बहुत ज़्यादा इवैक्यूएट करने की कोशिश की गई, यानी कि गैस फिल की गई, फिर बहुत अमाउंट ऑफ गैस वापस निकाली गई। बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस इस चैम्बर के अंदर है, यानी कि इसके अंदर गैस बहुत लो प्रेशर पर है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गैस मार्क कर रहे हैं, गैस पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर बना देंगे तो इससे ये इंश्योर कर पाएंगे कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। अर्थ ये निकल कर आता है कि गैस बहुत लो प्रेशर पर है। क्या एजेंडा है उस बात को जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया गया। जो इलेक्ट्रोड हम सीधा लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड बनेगा। जब माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था तो एनोड वाला पार्ट इस तरह से लेटा हुआ नहीं था, वो भी इसी के पैरेलल था, लेकिन थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में ये चीज ऐसी हो गई। ये जो बैटरी लगाई गई है इसे HTB नाम देते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन बैटरी का मतलब होता है एक ऐसी बैटरी जिसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है। वोल्टेज का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट को प्रोवाइड कर रही है कितना ज्यादा है, तो इसका रेंज आप लगाइए कि 3000, 5000, 10,000 वोल्ट, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स में इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब होता क्या है कि जब ये HTB लगाया गया तो लॉजिकली बीच में एयर है। अब अगर 10, 15, 20, 50 वोल्ट की बैटरी लगी होती तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि इन एयर में भी कोई कंडक्शन हो पाए, क्योंकि एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर, है ना। लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हैं कि एयर का भी कोई ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। वो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज एक इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज जिस वोल्टेज के लिए इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एयर के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाए और वो कंडक्टिंग हो जाए। अच्छा, मतलब एयर को कंडक्टिंग बना पाने के लिए जितने वोल्टेज की जरूरत है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो इनका क्या नहीं, मतलब एजेंडा क्या है पूरे कॉन्सेप्ट का कि एयर को लो प्रेशर पे लेंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और उसके बाद इतना वोल्टेज बढ़ा देंगे कि एयर में ब्रेकडाउन आ जाए, यानी एयर इंसुलेटर की बजाय कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे।
जब एयर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी तो एयर में कंडक्शन होगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट में, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे और ये टैंक इधर से इधर आएगा, करंट उल्टा बहेगा। तो कंडक्शन इन गैसेस एट लो प्रेशर्स, ये पूरे एक्सपेरिमेंट का इनिशियल एजेंडा है। तो आप यहां पर एजेंडा लिख लीजिए। कंडक्शन इन गैसेस एट लो प्रेशर, ये कहानी। तो ये कंडक्शन वाली स्टोरी एक्चुअली बहुत लंबे समय से पढ़ी जा रही है। 1847 में पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को माइकल फैराडे ने कंडक्ट किया। 1877-79 में विलियम क्रुक ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, डिफरेंट रिजल्ट्स निकाले। उन सेम रिजल्ट्स को थॉमसन ने 1897 में दोबारा से इसी एक्सपेरिमेंट्स में पाया, पर कुछ और एडिशनल बातें पाई और उन एडिशनल बातों से थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बन गया। तो वो एडिशनल बातें क्या हैं वो हम आज करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा थॉमसन मॉडल को पढ़ने का है। इन्होंने इस कैथोड वाले पार्ट से कुछ रेज को निकलते देखा जो एनोड की तरफ जा रही थी। कुछ ऐसी रेज जाती हुई इन्होंने देखी जो एनोड की तरफ जा रही थी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं आपको ये पीले कलर की रेज, येलो कलर की रेज दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि येलो कलर की रेज आपको डायरेक्ट दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉन्स वो चीज होती है जो आपको आंखों से या किसी भी माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देती, तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए डॉट्स दिखाए जा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ कुछ दिखता नहीं। तो रेज कैसे उन्हें समझ में आई? रेज ऐसे समझ में आई कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स यहाँ टकराए तो टकराने पर यहाँ पे चमक पैदा हुई। चमक को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। चमक फ्लोरेसेंस है, चमक पैदा हुई। हिस्टोरिकली ग्रीन कलर की चमक आई। ये जो हिस्सा है इस स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर अगर चार्ज पार्टिकल टकराता है तो डिफरेंट वेलोसिटीज के पार्टिकल, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज के पार्टिकल डिफरेंट कलर की लाइट जनरेट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड से रेज निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर टकराती हैं तो फ्लोरेसेंस यानी कि चमक पैदा करती हैं। और चमक का कलर अगर पूछा जाए तो जो एक्सपेरिमेंट रियली किया गया था थॉमसन के द्वारा, उसमें ये ग्रीन कलर का चमक आई और ग्रीन बहुत शाइनी अच्छा ग्रीन है ये। हाँ? आपको इंटरनेट पे इमेजेस मिल जाएंगी, बहुत आसानी से अवेलेबल है अब तो। वो ग्रीन कलर था, पहले किताबों में लिख के मिलता था, अब तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। तो ग्रीन कलर की चमक आई। अब ये चमक की कहानी ये है कि जिंक सल्फाइड का नेचर केमिस्ट्री वालों से पूछा गया, तो केमिस्ट्री वालों ने बताया कि जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा कंपाउंड है जिस पर अगर कोई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल टकराता है तो चार्ज पार्टिकल के टकराने पर जिंक सल्फाइड चमक पैदा करता है। तो एक बात का तुरंत कंफर्मेशन होता है कि एनोड साइड पर इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर कुछ चार्ज पार्टिकल टकरा रहे हैं। अब चार्ज दो ही तरह के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो किसी भी तरह का चार्ज होगा, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल टकराया। अब इस बात का झगड़ा है कि सच में ये पार्टिकल्स हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप की कुछ रेज है जो वहां पर जाती हैं और फिर वो फैलती है, जिसकी वजह से यहां से कुछ लाइट जनरेट होती है, कुछ ऐसा। तो चेक करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे जिससे ये हम लोग चेक कर पाए कि ये सच में पार्टिकल्स हैं या वेव्स हैं या कुछ और है। लेकिन एक आइडिया है कि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो चलो चार्ज पार्टिकल्स से ही हम लोग इसके आइडिया को डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करेंगे कि भाई ये एनोड साइड में दौड़कर आ रहा है, एनोड साइड में दौड़कर आ रहा है। और एनोड कैसा होता है, अगर आप एनोड के नेचर को जानते हैं तो वो हायर पोटेंशियल पे होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज टाइप आप अज्यूम करेंगे। और कैथोड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, तो कैथोड को आप लोअर पोटेंशियल यानी नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। तो आपने एनोड और कैथोड लिख लिया। अब कोई चीज एनोड की तरफ खींची चली आ रही है, इसका मतलब ये है कि
कि वो चीज खुद में निगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव चीज ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। निगेटिव चीज आखिर निकलेगी कहां से? तो दो चीजों का हमेशा शक है, या तो ये जो चीज निकल कर आ रही है वो कैथोड से निकल कर आ रही है, और या तो ये जो बीच में गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन भर सकते हैं, ऑक्सीजन भर सकते हैं, नाइट्रोजन भर सकते हैं, कोई भी गैस जो लो प्रेशर पे यहाँ फिल की हुई है, ये उससे आ रही है। तो दो कंफ्यूजन्स हैं। ये जो चीज निकली, ये जो रेज निकली, ये जो पार्टिकल्स निकले, ये पार्टिकल्स, ये रेज गैस के वजह से आई हैं या कैथोड की वजह से आई हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। एक बार हाइड्रोजन फिल करिए, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करिए, चमक देखिए। एक बार दोबारा से हाइड्रोजन हटाइए, नाइट्रोजन फिल करिए, फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करिए, फिर चमक देखिए। आप एक नहीं 100 गैसेस चेंज कर लीजिए, की गई एक्सपेरिमेंट्स में, और हर बार गैस को चेंज कर करके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो आइडेंटिकल आ रहा है। रिजल्ट के आइडेंटिकल आने का मतलब ये है कि गैस ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे CO2 हो, चाहे SO2 हो, चाहे H2S हो, कोई भी गैस हो, हर गैस के लिए रिजल्ट सेम आया। यानी कि ये रिजल्ट गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी साइंटिस्ट इस बात पर पहुंचे, यानी थॉमसन साहब इस बात पे पहुंचे कि ये जो पूरी चमक का कॉन्सेप्ट है, जो किसी पार्टिकल की वजह से आ रहा है, जो कि चार्ज पार्टिकल है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, वो इस गैस की वजह से नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो भी चीज निकल कर आ रही है, जो पार्टिकल्स इन्हें दिखाई दे रहे हैं, जो रेज इन्हें दिखाई दे रही है, स्टार्टिंग में इन्हें रेज कहा गया, बाद में इन्हें पार्टिकल्स कहा गया, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस है। गैस के बदलने से इसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के नेचर में कोई चेंज नहीं आया, तो गैस से इंडिपेंडेंट है। तो एक ही चीज बची कि पक्का पक्का ये जो भी चीज निकल कर आ रही है, ये कैथोड से निकल कर आ रही है। अब क्योंकि हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये पार्टिकल है कि रेज है, या थॉमसन साहब को बहुत आइडिया नहीं है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही इसका नाम रख दिया, इस तरह की रेज का नाम रख दिया कैथोड रेज। क्या नाम रखा भैया? कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों नाम रखा? क्योंकि ये बात का अंदाजा चल चुका है अब, या फिर कंफर्म हो चुका है कि ये रेज गैस से नहीं कैथोड से निकल रहे हैं, तो कैथोड से निकलने वाली रेज का नाम कैथोड रेज। बड़ा आसान। अब इन कैथोड रेज को देखें तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, इनकी क्या खास बात है। किसी भी पार्टिकल को, किसी भी चीज को उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज से हम आइडेंटिफाई करते हैं। गाय अगर कुत्ते से अलग है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन से अलग है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, एटम अगर कंपाउंड से अलग है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सबकी अपनी अपनी सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल पोजेस करता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है। अब सारा एजेंडा वहां से घूम गया, कंडक्शन से एजेंडा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अब इन्हें कुछ नया पार्टिकल मिल रहा है, तो एजेंडा ट्रांसफर हो गया, और एजेंडा चेंज होके क्या बन गया भैया? स्टडी ऑफ कैथोड रेज। अब कंडक्शन या तेल लेने, कैथोड रेज की बातें करते हैं। उसका कारण क्या है? बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि इनसे पहले ना इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को पता है, ना प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन। एटम की जानकारी है, डाल्टन का मॉडल चल रहा है। डाल्टन साहब कहते हैं कि एटम सबसे छोटा है, और अगर एटम सबसे छोटा है और वो न्यूट्रल भी है, तो चार्ज पार्टिकल कहां से डेवलप होगा यार? एक न्यूट्रल दूसरा न्यूट्रल के साथ मिलकर चार्ज थोड़ी हो जाएगा। और यहां तो ये कैथोड से कुछ चार्ज पार्टिकल को आता हुआ देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो नेगेटिव चार्ज है। तो एक लॉजिक तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर यहां से दिखाई देता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स या फिर सो कॉल्ड कैथोड रेज या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो कैथोड से निकल रहे हैं। कैथोड तो किसी मेटल का है, यानी एटम में से कुछ और छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो इस बात का आइडिया हो गया कि यार डाल्टन मॉडल में गड़बड़ है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी एटम को, और इसी वजह से एटम न्यूट्रल होता है और फिर भी हमारे पास चार्ज होता है, क्योंकि उनसे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं और वो छोटे पार्टिकल्स में चार्ज होता है। और यहीं से ये एजेंडा बदल जाएगा। कंडक्शन की कहानी जो 1847 से 1897 तक 50 साल चलती है, वो 50 साल के बाद कन्वर्ट होकर के कैथोड रेज की स्टडी पे आएगा। अब ये कैथोड रेज, पहली बात तो नेगेटिवली चार्ज्ड है। इस बात का आइडिया इनको है, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा?
तो कंफर्मेशन ऐसे मिलेगा कि ये दोनों ने क्या किया, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने यहां और यहां कैपेसिटर की प्लेट्स लगा दी। ये कैपेसिटर की प्लेट्स लग गई। कैपेसिटर की जो प्लेट्स लगी उनमें ये पूछा गया कि बताओ ये कहां मुड़ेंगे। अगर ये सच में चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो तय बात है कि चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मुड़ जाना चाहिए। अब ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ये सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ने की वजह से हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि हमारे पार्टिकल जो ये निकल रहे हैं, जिन्हें हम कैथोड रेज कह रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज, खुद नेगेटिव है तभी पॉजिटिव की तरफ मुड़ रहे हैं। इसके अलावा भी इन लोगों ने क्या कर रखा था, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी थी अंदर की तरफ। अब यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम ये कॉन्सेप्ट अभी मैग्नेटिज्म में पढ़कर आए हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर चलता है तो सर्कल में घूमता है, और उस पर फोर्स कैसे लगती है, वेलोसिटी इस तरफ है v क्रॉस b, फोर्स आती है नीचे, ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स है। अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो v क्रॉस b करने से जहां फोर्स आ रही है उसके ऑपोजिट फोर्स आती है, और ऑपोजिट फोर्स आने का मतलब है कि हमारा पार्टिकल सीधा जा रहा था, ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्शन होता है। विलियम क्रुक 1879 में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, तो ये पाते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज पार्टिकल घूम जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट नहीं करा पाते। दोनों हमेशा शक रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल क्यों नहीं घूमा, शायद ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, इस बात का उनको शक रहता है। हमारे थॉमसन साहब ने कैपेसिटर की प्लेट्स लगाकर इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कि इसे भी घुमा दिया, जिससे कंफर्म हुआ कि ये हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज किसी पार्टिकल पर है या किसी नए तरह की चीज कुछ उत्पन्न हो गई है इस दुनिया में, अचानक डिस्कवरीज चल रही हैं, इस बात का इन्हें शक है। तो ये कहते हैं कि अगर ये पार्टिकल है, मतलब इसके पास अगर मास है तो तय होना चाहिए कि इनके पास मोमेंटम होगा, और अगर मोमेंटम होगा तो ये मोमेंटम को ट्रांसफर भी करेंगे। तो मोमेंटम को भाई साहब ट्रांसफर करा लीजिए किसी पंखे में, तो ये पंखे में ट्रांसफर कराया गया। नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के आए, इन्होंने खूब चीखा कि पंखे भैया हट जाओ, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। और जब इस पंखे पर फोर्स लगी तो ये पंखा थोड़ा सा घूमा, और जब ये पंखा थोड़ा सा घूमा इसके बम्बार्डमेंट से, तो ऐसा माना जाएगा कि ये मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ये मोमेंटम पजेस करते हैं, और जो मोमेंटम पजेस करते हैं वो तो मटेरियल पार्टिकल होते हैं। तो हम लिखते हैं कैन ट्रांसफर मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, इस वजह से ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, रेज नहीं है, मटेरियल पार्टिकल्स। एक स्टोरी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज से पहले इलेक्ट्रॉन्स का नाम रख दिया गया था। इसके बाद क्या है, हमने पंखे में जंग लगा दी, जंग लगाने का मतलब हमने पंखे को रिजेक्ट कर दिया कि भाड़ में जाओ, घूमना नहीं है तुम्हें। अब ये जो रेज हैं ये पंखे को घुमा तो नहीं पाएंगी, तो पंखे पे टकरा कर रुक जाती हैं, लेकिन जहां जहां पंखा अवेलेबल नहीं है रेज वहां से आगे जाती हैं, एंड यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल शैडो ऑफ द फैन। फैन जहां जहां पर है वहां वहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक रेज टकरा कर रुक जाती हैं, और जहां जहां फैन अवेलेबल नहीं है वहां से ये आगे चली जाती हैं, और जहां आगे जाएंगी वहीं पर तो चमक आएगी। तो बेसिकली आपको आइडिया ये मिला कि जहां ये फैन अवेलेबल नहीं था वहां पर चमक है, और जहां जहां फैन के ये अवेलेबल है वहां वहां पर अंधेरा हो गया। ये तो बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे शैडो बनती है, जहां हम अवेलेबल होते हैं वहां अंधेरा हो जाता है, उसके आसपास उजिला रहता है। तो इसमें एक कैरेक्टर और जुड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन कास्ट शैडो। ये शैडो कास्ट करते हैं। शैडो कास्ट करने का मतलब ये है कि शैडो वही कास्ट कर सकता है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता, यानी कि जो भी प्राणी स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन शो करता है, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, वही आदमी शैडो कास्ट कर सकता है। ये इनकी कुछ छोटी छोटी बातें, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। और एक चीज और
कि इन्होंने इसके चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किया। बताऊंगा आपको कि क्या होता है, लेकिन चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किया, और यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो इनसे पहले के 3 साइंटिस्ट नहीं कर पाए, और इसी वजह से वो कंडक्शन तक का फिनोमेना रह गया और ये सब एक्सप्लेन नहीं हुआ। इस तरह के पार्टिकल्स जिनकी इतने कैरेक्टर्स हैं, इस तरह के पार्टिकल को कैथोड रे से हटाकर भविष्य में नाम रख दिया गया। कहा गया कि वही पार्टिकल है जिसकी पहले उम्मीद रखी जा रही थी, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब ये एटम से भी छोटा है, यानी कि एटम का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी इस दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारा ये पार्टिकल है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। कुछ समय बाद मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया गया है, उसमें ये सिखाया गया कि इसका जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, इसके आगे भी वैल्यूज होती हैं क्योंकि हमें कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिख के दिखाना जरूरी नहीं है। रेशियो इन भाई साहब ने कैलकुलेट कर रखा था, तो रेशियो में अगर ये वैल्यू तुम्हें पता है और चार्ज तुम्हें पता चल गया तो मास तो तुम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। तो इस इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम चल गया और चार्ज भी मालूम चल गया। व्हेन यू नो द मास एंड चार्ज, तो आप Q/m तो आसानी से खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, तो जस्ट कैलकुलेटेड। और ये जो Q/m रेशियो आपने लिखा हुआ है, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। आजकल ये इतना ट्रेंड में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जब 11th का कोर्स भी 12th में पूछा जाता था आज से बहुत साल पहले, तो 11th की केमिस्ट्री में से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, बोर्ड में आया करता था। अब उतना ट्रेंड में नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे कि ये सवाल पूछा गया है, वैल्यू बताने के लिए कहा गया है, तो आपको आना चाहिए। ये डिवाइड करें आंसर लेगा। ये सारा कुछ जो है ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब है। इससे हमें मालूम चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाम का कोई पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज का है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसने एटम को बनाया है, और उसका इतना इतना चार्ज होता है, इतना इतना उसका मास होता है। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो अब आपको जरूर जानना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढा जा रहा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, है ना। किताब में थोड़ा सा अजीबोगरीब लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का एक्सपेरिमेंट। किसी साइंटिस्ट को क्या पता कि इलेक्ट्रॉन होता है जब आज तक वो ढूंढा ही नहीं गया। तो ये कुछ और ही हो रहा था। इससे जो रिजल्ट्स मिले वो किसी और दिशा में ले गए। बाद में उन रेज को हमने जब स्टडी किया तो पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो अल्टीमेटली हम इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी पर पहुंचे। थॉमसन साहब को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है और नाम है इनका J.J. थॉमसन। कई किताबें थॉमसन लिखती हैं, कई किताबें सिर्फ थॉमसन लिखती हैं। अब इनका असली नाम तो इनके आधार कार्ड में मिलेगा, लेकिन फिर भी थॉमसन ज्यादा अच्छी किताबों में लिखा मिलता है। 1897 में ये डिस्कवरी हुई, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। इनके बेटे हैं, उनका नाम है G.P. थॉमसन। रेडियो एक्टिविटी में कुछ अच्छी डिस्कवरीज के लिए उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है। फादर एंड सन का एक डुओ है जिन्हें दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। CRT एक्सपेरिमेंट का याद रखो। थॉमसन साहब इसके बाद अपना एटॉमिक मॉडल लाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है एटॉमिक मॉडल का और क्यों इन्हें इसकी जरूरत पड़ी? तुरंत दिमाग में आया कि जब अभी तक डाल्टन मॉडल चल रहा है और डाल्टन मॉडल ये सजेस्ट कर रहा है कि एटम ही सबसे छोटा है, और CRT एक्सपेरिमेंट का आउटकम ये बता रहा है कि एटम खुद इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, तो डाल्टन मॉडल तो सीधा सीधा डिस्कार्ड हो गया कि एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि डाल्टन मॉडल गलत है। अगर एक्सपेरिमेंट ये बता रहे हैं कि डाल्टन मॉडल गलत है, तो इसका मतलब ये है कि एटम का सही मॉडल क्या है ये भी तो पता हो। तो जिसने प्रूव किया कि डाल्टन मॉडल सही नहीं है, उसके आगे की कुछ बात है, वही तो अपनी थ्योरी देगा। तो थॉमसन साहब कहते हैं कि एटम इज डिविजिबल। छोटे पार्टिकल में टूटेगा। अभी प्रोटॉन का कोई खोज नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ढूंढा गया है। ये कहते हैं कि एटम न्यूट्रल भी होता है, और एटम को न्यूट्रल बोलना इन सब की मजबूरी है। उसका कारण ये कि एटम एक्सपेरिमेंटली नोन है कि हाँ सारे एटम न्यूट्रल होते हैं, तो इन्हें पता ही है कि एटम न्यूट्रल होता है, तो बोलना ही। इसका मतलब तुम्हें अभी तक जो पता चला है वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज की खोज पता चली,
पॉजिटिव का अंदाजा नहीं है। तो इस नेगेटिव से पॉजिटिव को सेटल करके ओवरऑल न्यूट्रल बनाना है इन्हें, एटम को। तो व्हाट ही सेज एटम इज सम काइंड ऑफ स्फीयर, और इस स्फीयर में इन महान व्यक्ति द्वारा बताया गया कि the positive charge is scattered everywhere inside the volume of this atom. एटम के अंदर चारों ही दिशाओं में फैला हुआ है क्या भैया? पॉजिटिव चार्ज। किस चीज से पॉजिटिव चार्ज है इनको नहीं पता। ये कौन से पार्टिकल से जो पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं? ना ना, ये सब बकवास बातें। बस आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो एटम है ये अपने आप में इसका पूरा वॉल्यूम जो भी है ये एटम ही है, मतलब किसी पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इनका ये असम्पशन नहीं है। ही थिंक्स कि जो भी चार्ज आ रहा है वो एटम का अपना है, एंड दिस इज ऑल पॉजिटिव चार्ज। दिस इज ऑल पॉजिटिव चार्ज एवरीवेयर, हर तरफ पॉजिटिव चार्ज, बड़ा पॉजिटिव है हमारा एटम। अब कहानी आती है नेगेटिव की। दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन हियर एंड देयर, इनमें कहीं एम्बेडेड है। इन्होंने नाम दिया प्लम पुडिंग को। हम इंडिया में रहते हैं, प्लम पुडिंग हमारे कल्चर में नहीं है, तो वी वोंट रियली अंडरस्टैंड कि प्लम पुडिंग कैसे हुआ, बट हम ये आसानी से समझेंगे कि एक वाटरमेलन ले लीजिए, उसमें रेडिश पार्ट जो है, जो उसका फ्लैश है, वो फ्लैश है पूरा एटम है, जो आपको पिंक कलर का दिखाया गया, सो कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, तो वो पूरा फ्लैश है। और उसके जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिवली चार्ज इधर उधर सेटल्ड है। तो यहां से आपको दिखना चाहिए कि ये जो कबाड़ी है ये इलेक्ट्रॉन है और एटम पूरा पॉजिटिव है, और ये कहते हैं कि ओवरऑल एटम जो है वो क्या बन गया बेटा? न्यूट्रल। ये इनका एटॉमिक मॉडल है कि एटम इज अ रिजिड स्फीयर जिसके पूरे वॉल्यूम में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड है चारों तरफ, और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं। ये दोनों मिलकर ओवरऑल एटम को न्यूट्रल बना रहे हैं। दुनिया अच्छी लग रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, एटम को न्यूट्रल भी बना दिया, दुनिया खुश है। ये सारा कुछ अच्छा है। मैं लाइन लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने जितना बोलना था वो समझा दिया। ये समझाने के बाद दुनिया में तालियां पीटी गई, थॉमसन साहब को नोबेल प्राइज मिला और दुनिया खुश हो गई। मैं इसे पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, तो जो बोलना था वो बोल दिया है ना। स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में फिल्ड है, नेगेटिव चार्ज हियर एंड देयर फंसे हुए हैं, है ना? तरबूज और उसके बीच, ऐसा कुछ मॉडल आपको सोचना चाहिए। प्लम पुडिंग वगैरह सब बेवकूफी है, आपको अपनी ही भाषा में से सीखना चाहिए। तो कुछ ऐसा है, ये है एटम, और सब कुछ ठीक था। क्यों दिमाग में आया कि ये स्फेरिकल होगा? तो सिमेट्री का जुगाड़ लगाया उन्होंने, कहा धरती माता गोल, सूरज चाचू गोल, चंदा मामा गोल, तो एटम भी गोल। रियलिटी यही है। अच्छा, ये थॉमसन मॉडल है। ड्रॉबैक्स की बातें करनी चाहिए, क्या कमियां हैं? तो अगर हम ड्रॉबैक्स की बातें करें, कमियां, ड्रॉबैक्स, तो ड्रॉबैक क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक को देखिए। एक चीज है जिसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ऑफ हाइड्रोजन could be explained.
एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो इस पर सवाल आता है कि आखिर ये एमिशन स्पेक्ट्रम होती क्या चीज है। तो आपको बच्चों सिखाते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। आइए मान लीजिए कि आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में आपने कहीं कहीं हाइड्रोजन गैस भरी हुई है एंड यू हैव अप्लाइड सम पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस ये माइनस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लीजिए कि कुछ 1000 वोल्ट का है। इस 1000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हाइड्रोजन गैस जो है H2 गैस, ये कुछ लाइट निकालती है जो विजिबल जोन में आती है। रेडिएशन तो लगातार सारी बॉडीज निकाल रही है, इंफ्रारेड भी, अल्ट्रावायलेट भी। इंफ्रारेड ज्यादा होता है, अल्ट्रावायलेट कम होता है। लाइट भी निकालती है बहुत कम अमाउंट में, लेकिन हाइड्रोजन लाइट निकालती है जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में होती है, जो आंखों से दिखाई देती है। और जब आप इसे डिस्पर्स कराते हैं किसी प्रिज्म से, डिस्पर्स कराते मतलब बहुत सस्ता आइडिया है डिस्पर्स प्रिज्म से कराना। बेसिक आइडिया ये है कि जो लाइट आ रही है उसे अलग अलग कर दें। तो स्क्रीन पर आपको मिलता है कि 4 डिफरेंट वेवलेंथ्स मिल रही हैं, λ1, λ2, λ3, λ4। 4 वेवलेंथ का मतलब एग्जैक्ट 4 वेवलेंथ, उसके अलावा कुछ नहीं। डेटा मैं आगे बताऊंगा जब भी जरूरत पड़ेगी, हालांकि इस डेटा को याद नहीं रखा जाता, बकवास की चीजें। 4 पर्टिकुलर वेवलेंथ्स मिल रही है। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसे समझो कि अगर किसी गैस को, किसी मटेरियल को हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस दें या उसे गर्म करें, तो एनी हाउ हम उसे एनर्जी दे रहे हैं, फिर वो रेडिएट करेगा। जब वो मटेरियल रेडिएशन करने लग जाएगा तो हमें पता चलेगा कि उसके रेडिएशन में इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, फलान ढमकान सब होगा। तो जो कुछ भी होगा उसमें से जितना भी पोर्शन विजिबल लाइट का होगा जो हमें दिखाई दे रहा होगा, वो हिस्सा कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एनर्जी लेकर वो रेडिएशन एमिट कर रहा है जो विजिबल जोन में लाई कर रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन की खास बात क्या है कि वो 4 ही वेवलेंथ एमिट करता है, और एग्जैक्ट 4 वेवलेंथ उस वक्त की जितनी टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी में अच्छे से अच्छे साइंटिस्टों द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स में हाइड्रोजन ने सिर्फ 4 ही वेवलेंथ निकाली। तो एक सवाल ये जरूर था कि हाइड्रोजन ये कैसे डिसाइड कर रहा है कि 484, 634 नैनोमीटर के वेवलेंथ ही निकालने हैं, कोई और क्यों नहीं निकालना है। और इंडिया में किया जाए या अमेरिका में किया जाए या कनाडा में किया जाए या कहीं भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, हाइड्रोजन से निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो यही 4 होती है विजिबल लाइट में, और कोई होती ही नहीं। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों का जवाब ये नहीं दे पाते, ये समझा नहीं पाते कि भाई तुम्हारा एटम है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घुसे, इससे कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम निकलेगा। एक्सप्लेन नहीं होता। दूसरी कहानी सुने। इसमें 2 लोग हैं, एक है मार्सडन, he is the student of Rutherford, and Geiger. Geiger is the student of Marsden. ये दोनों अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनका भी एक्सपेरिमेंट कुछ और ही चीज स्टडी कर रहा था और कहीं और ये लोग पहुंचे। आपने सुना होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वो रदरफोर्ड ने कंडक्ट नहीं किया था, उनके स्टूडेंट्स हैं मार्सडन एंड गाइगर, इन्होंने कंडक्ट किया था। रदरफोर्ड ने इस कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया था कि इसका क्या मतलब है, इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। फिलहाल तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, बहुत सारे मेटल्स लिए, लेकिन कहानी गोल्ड पर आकर रुकी कि इन्होंने कुछ गोल्ड की एक प्लेट ली, यहां से एक सोर्स लिया जिस सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। आपको अल्फा पार्टिकल की जानकारी होनी चाहिए कि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी इसके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, बस कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियस ये पार्टिकल, इसे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हेनरी बैक्वेरेल ने 1886 में सबसे पहले ये डिस्कवर किया। और जो पार्टिकल्स ऐसे अल्फा पार्टिकल को निकालते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक पार्ट आया है, वहां आपको ये सिखाया गया है। ठीक,
रेडियो एक्टिव पार्टिकल ये आता है। इसके आगे एक स्क्रीन लगी हुई है, इसमें पाया जाता है कि लगभग सारे पार्टिकल सीधे सीधे चले जाते हैं, बहुत कम डिफ्लेक्शन होता है, पर कुछ पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और ये पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आखिर क्यों ये रिजल्ट दे रहा है, अगर इस बात को समझने की कोशिश की जाए थॉमसन एटॉमिक मॉडल से, तो हम पाते हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल इस तरह के किए गए एक्सपेरिमेंट और उनसे आने वाले रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कंसिस्टेंट नहीं है इनके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है माजन और गाइगर का, और जितने एटॉमिक मॉडल फेल हुए हैं उन सारे फेल्ड एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा कारण है ये। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो क्या है? He couldn't explain the stability। अब यार पहले तो उन्होंने स्टेबिलिटी बता ही दी थी, तभी तो उन्हें नोबेल मिला, बेवकूफी वाली थ्योरी में थोड़ी मिला। लेकिन जब उस मॉडल के आगे ये सवाल उठाए गए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम का, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं या उनकी थ्योरी से ये आंसर्स नहीं मिल पाते हैं। तो फिर पता चलता है कि एटम कैसा है, किस तरह एटम स्टेबल हुआ है, इस थ्योरी में कहीं लोचा है, तो इस वजह से वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाते। ठीक, आपको दिमाग में रखना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग could not be explained। बॉन्डिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। क्या आखिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन होके O2 कैसे बना रही है, H से कंबाइन होके H2 कैसे बना रहा है, एटम जुड़ कैसे रहे हैं, इस बात को समझा नहीं पाते। खैर कुछ और भी बातें हैं, लेकिन ये मोटे मोटे बातें हैं। आप ऊपर की 3 बातों को अगर याद रख पाएंगे तो आप पाएंगे कि जब भी सवाल आएगा आपके सारे आंसर सही होंगे। इन सारे ड्रॉबैक्स के बाद पाया गया कि नहीं इनके मॉडल में थोड़ा लोचा है, इसे अपग्रेड करने की जरूरत है। तो इस चीज को समझाने वाला तो कोई साइंटिस्ट इस दौर में नहीं था, जिस समय की बात हो रही है 1897 18 और 1900 के आसपास। लेकिन जो सबसे बड़ा धक्का लगा वो लगा इस एक्सपेरिमेंट का, और इस एक्सपेरिमेंट ने ये इंश्योर किया कि भैया ये मॉडल ठीक नहीं है, कुछ और की जरूरत है। तो जब भी कभी कोई मॉडल गलत होता है, उसको कोई एक्सपेरिमेंट ही उसको डिस्कार्ड करता है, तभी हम आगे बढ़ के अपनी टेक्नोलॉजी अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं, और ये जरूरी चीजें। तो मार्जन गाइगर यही से काम हम लोगों को चालू करना है। आखिर ये मार्जन और गाइगर का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, ये जानते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को बेटा ध्यान से सुनो। पहली बात कि गोल्ड की फॉइल ली गई, हम कहेंगे AU फॉइल, AU का मतलब गोल्ड है ना, उसका सिंबल। इसकी कुछ थिकनेस है 10⁻⁻7 मीटर्स। ओह ये तो बहुत कम है। जी हाँ कम है, इसीलिए गोल्ड को प्रेफर किया गया। बहुत सारे मेटल्स से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद गोल्ड को इवेंचुअली चुना इन लोगों ने। कारण ये है कि गोल्ड बहुत डक्टाइल मटेरियल है, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल गोल्ड ही पाया गया है। इस वजह से इसकी बहुत पतली शीट्स बन सकती हैं, और पतली शीट बनाने का अर्थ ये कि ये अज्यूम किया जा सकता है कि एटम्स 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 ऐसे लेयर्स होंगी, तो अगर हम बहुत पतला कर देंगे तो कम से कम लेयर्स हमें मिल पाएंगी। कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे पास, कुछ और रख लिए हैं, यूरेनियम के कह लीजिए, रेडियम के कह लीजिए, थोरियम के कह लीजिए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं थोरियम। अब थोरियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो अल्फा पार्टिकल रेडिएट करेगा। तो जब ये अल्फा पार्टिकल रेडिएट करता है तो हम चाहते हैं कि हमारे गोल्ड फॉइल को पेनेट्रेट करता हुआ अल्फा पार्टिकल निकल जाए।
और डिजायर्ड काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल निकले। तो डिजायर्ड काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल पाने के लिए मैं यहाँ मशीन तो नहीं बना सकता हूँ, बट मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा मान लो, गेट तो नहीं बना अच्छा, शायद इससे कुछ अच्छा बन जाए। गेट ऐसा कुछ। तो ये एक मशीन लगाई, इस मशीन को हम बोलते हैं बेटा पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो यहां से हमारे अल्फा पार्टिकल्स एक्सेलरेट होकर आगे आए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ के पास ज्यादा होगी। हम चाहते हैं जो हमारे गोल्ड फॉइल से टकराएं वो सारे अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, स्पीड सेम हो। उसका कारण ये है कि अगर बहुत तेज आने वाला अल्फा पार्टिकल है तो इस फॉइल को चीरता हुआ आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो हो सकता है कि वो उससे पेनिट्रेट न कर पाए, तो रिजल्ट्स वेरी करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। इस वजह से मैग्नेटिज्म चैप्टर में बेटा आपको एक मशीन पढ़ाई गई है जिसका नाम होता है वेलोसिटी सेलेक्टर। जो सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को आगे भेजता है जो पार्टिकल्स अपनी डिजायर्ड वेलोसिटी, मान लो मैंने माना कि 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने वाले अल्फा पार्टिकल जाने चाहिए, तो जो पार्टिकल्स अल्फा इतनी स्पीड के हैं जो मैंने बोली वही इसके पार जाएंगे, बाकी सब इस मशीन में रुक जाएंगे। इस तरह की मशीन वेलोसिटी सेलेक्टर कहलाती है। यहां से निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनको मैं कह रहा हूं अल्फा पार्टिकल्स विथ डिजायर्ड काइनेटिक एनर्जी। और ये अल्फा पार्टिकल जब आगे जाते हैं तो एक स्क्रीन लगाइए, थोड़ी सी सर्कुलर काइंड ऑफ स्क्रीन है। अगेन क्योंकि अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है तो हम जिंक सल्फाइड लगाएंगे, ये बदतमीज चमक पैदा करता है। तो जितने अल्फा पार्टिकल्स हमने बम्बार्ड कराए, ये माना या ये पाया इस एक्सपेरिमेंट में कि ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं या फिर 1 डिग्री आधा डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करते हैं जो कि नेग्लिजिबल है। तो लगभग सब यहाँ पर टकराते हैं। तो आसपास के जोन में बहुत छोटा एंगल सबटेंड करेगा, इस जोन में बहुत ज्यादा चमक है। बहुत ज्यादा चमक का अर्थ क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं वो इसी जोन में गिर रहे हैं। ज्यादा डिफ्लेक्शन बेयर करने वाले पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम है। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाते जाओगे तो चमक कम होती जाएगी। ठीक, अब इस चमक कम होने को हम कहेंगे कि इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और इंटेंसिटी डिक्रीज होने को हम कहेंगे कि यार यहाँ अल्फा पार्टिकल कम टकरा रहे थे, इस वजह से लाइट कम प्रोड्यूस हो रही थी, तो चमक कम आ रही थी, तभी तो इंटेंसिटी कम है। तो इसका क्या आउटकम निकला भैया, वो देखो। ऑलमोस्ट all alpha particles go nearly undeviated, बिना डेविएट हुए चले जाते हैं। A very few of them suffer large deflections. बहुत कम लार्ज डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये कि लार्ज डिफ्लेक्शन 30 डिग्री 60 डिग्री, 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल्स suffer deflection ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन आने वाले, अच्छा इस 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन को किताबों में क्या लिखा होता है कि 180 डिग्री डिफ्लेक्शन। एक्चुअली 180 डिग्री डिफ्लेक्शन का कोई सीन नहीं है, हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो। लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन बेयर करने वाले जो पार्टिकल्स हैं
दोज पार्टिकल्स आर 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स हैं जो इतने में से सिर्फ एक, यानी कि नेग्लिजिबल है ही नहीं, सिर्फ इतना पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। अब इसमें ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, तो आप इसमें डिफ्लेक्शन भी शो कर सकते हैं। ये 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन है, ये 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन है, और ये पार्टिकल्स बहुत कम है। इसमें मार्सलो गाइगर ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लिया, रिजल्ट निकाल लिए, सारे रिजल्ट नोट कर लिए, फिर बारी आती है रदरफोर्ड की और उनके इंटरप्रिटेशन की। हाउ ही इंटरप्रेट्स दिस, वो कहते हैं कि यार ये वाली बात तो मुझे बिल्कुल चमकती है अच्छी तरह, और असम्पशन में भी है कि सारे के सारे पार्टिकल्स को, लगभग सारे पार्टिकल को अनडेविएटेड जाना चाहिए था, क्योंकि आपने क्या किया है, एटम को अनडिविजिबल माना है, चलिए स्फीयर माना है, क्या बोलते हैं, और स्फीयर है तो एटम्स ऐसे अरेंज होंगे, और अगर एटम्स ऐसे अरेंज्ड हैं तो लॉजिकली आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि देयर आर वॉइड्स बिटवीन एटम्स। ये सब वॉइड्स हैं, और इन वॉइड्स में से अगर ये अल्फा पार्टिकल जाता है तो लॉजिकली उसे डिफ्लेक्ट नहीं होना है, और अगर कोई कोलिजन होता भी है तो बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन फेस करेगा। इस वजह से लगभग सारे पार्टिकल्स आपको इस जोन में नजर आते हैं, यहीं पर चमक ज्यादा है, सारे पार्टिकल यहीं आ रहे हैं, और जैसे जैसे डिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ता है पार्टिकल्स बहुत कम हो जाते हैं, और 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन बस प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब है इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग टुवर्ड्स एटम और वो टकराकर वापस चला आता है 180 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है, पीछे आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे एटम ने बहुत स्ट्रांगली रिपेल किया है हमारे अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसे रिपेल करने का काम पॉजिटिव चार्ज कर सकता है। थॉमसन के हिसाब से एटम में सारा पॉजिटिव चार्ज उस एटम में चारों तरफ फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ थ्योरीज हैं, हम लोगों को 12th में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, और जैसे ही आप ग्रेजुएशन में आएंगे वो इंटरप्रिटेशंस भी आपके पास आएंगे कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी तरह का चार्ज स्कैटर्ड अवस्था में है, फैला हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप करता, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, और ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांगली अल्फा पार्टिकल को रिपेल नहीं कर सकती कि वो 90 डिग्री से ज्यादा या 180 डिग्री के आसपास का डिफ्लेक्शन बेयर कर पाए, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं कर सकता। तो थॉमसन के बाद रदरफोर्ड का इस एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेनेशन में ये मानना है कि ये जो असम्पशन थॉमसन का है कि एटम में चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फैला है, यही गड़बड़ है। अगर ये फैला है तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं करेगा कि अल्फा पार्टिकल को इतना डिफ्लेक्शन मिले, और अगर इतना डिफ्लेक्शन मिले, ये बात ना दिखती तो हम मान लेते थॉमसन सही है, पर एक्सपेरिमेंट बता रहा है कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, एक पॉइंट में इकट्ठा है, बहुत छोटे से जोन में इकट्ठा है वो चार्ज, क्योंकि जब चार्ज जितना छोटा होता जाएगा, अमाउंट में ज्यादा, साइज में छोटा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। अब क्योंकि छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है और स्कैटर्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, तो इनका कहना है कि अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, यानी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे से जोन में इकट्ठा है। इस छोटे से जोन को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, और यहां से इनका कहना है कि न्यूक्लियस नाम की चीज है जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है। तो देखो न्यूक्लियस क्या है, इन्होंने कहा एक बहुत छोटा सा जोन है। कितना छोटा सा जोन है? एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने ये कैलकुलेट करके दिखाया कि इसका रेडियस 10 टू पावर -15 मीटर्स, जिसको आप फेम्टोमीटर के ऑर्डर में बोलते हो, उस साइज में, और जितना एटम का पॉजिटिव चार्ज, इनका असम्पशन है और यही असम्पशन से रदरफोर्ड्स मॉडल बनेगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से जोन में इकट्ठा है, और इस छोटे से जोन में सारा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आप ये पाते हो कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स, वो जो दूर से आ रहे हैं दोज आर डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, जो और दूर से आ रहे हैं दोज आर लेस डिफ्लेक्टेड, तो पास वाले ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जो दूर से आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स वो कम डिफ्लेक्ट होंगे, और जो बिल्कुल नजदीक हैं
वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, जो बिल्कुल नजदीक हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे। पूरी संभावना है कि इनमें से कोई कबाड़ी हेड ऑन कोलिजन कर जाए, और जो आदमी हेड ऑन कोलिजन करेगा वो अपने पाथ पे वापस चला जाएगा। और क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है इस न्यूक्लियस का कि इस पे टकराने की संभावना ही बहुत कम है, इस वजह से 20,000 में एक पार्टिकल इतना बड़ा डिफ्लेक्शन शो करता है, बाकी सब नियरली छोटा डिफ्लेक्शन शो करते हैं या अनडेविएटेड चले जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है उनका। तो फिर सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन कहां मुंह मार रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ढूंढे गए थे एक्सपेरिमेंट में, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां मुंह मार रहे हैं ये बताने के लिए उन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन बाहर सर्कल में घूम रहे हैं। और ऐसे कैसे सर्कल में घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव और न्यूक्लियस है पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है ना तो चिपक जाएगा, अंदर चला जाएगा, थॉमसन मॉडल पे पहुंच जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर पहुंचाना भी नहीं है और अट्रैक्शन भी लगे, फोर्स के साथ पार्टिकल डिस्प्लेस ना हो, उसका एक बेस्ट तरीका है कि इसे यूसीएम करा दो, वेलोसिटी दे दो। वेलोसिटी देकर अगर सर्कल में घूमता रहेगा तो ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के अंदर जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर बढ़िया चक्कर मारते रहेंगे, सेटलमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर भी स्टेबल हो गए, न्यूक्लियस भी हो गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन भी हो गया। और यही नींव बनी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, इस बात को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो बोरिंग भी हो जाएगा। फिलहाल आज का लेक्चर स्लो था और अच्छा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, तो इसे आप अच्छी तरह से ग्रैब करिए, दिमाग में रखिए कि क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के साथ हम डील करेंगे आपके साथ और पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ साउथ सिटी पीसीएमबी पर। नहीं किया है लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिए यार। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की हम करा रहे हैं आपको यहाँ तैयारी, हमारे साथ पढ़ेंगे तो बोर्ड्स में फुल मार्क्स आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके बाद उनकी खामियों के साथ। टिल देन फॉलो करते रहिए।